कल हमने जो है ना, ऐसे ही कुंडली के बारे में थोड़ा सा समझा था कि लाल किताब कुंडली क्या होती है ना। लाल किताब की कुंडली जो है वो मेष राशि से स्टार्ट होती है। मतलब हर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में एक नंबर साइन ही आएगा, एक नंबर राशि ही मानी जाएगी। उसको चाहे आप मेष राशि बोल दो या उसको फर्स्ट हाउस बोल दो। जी। ठीक है। मतलब यहां पर कोई भी प्लेनेट अगर इस हाउस में बैठा होगा, यहां पर अगर इस हाउस में बैठा होगा फर्स्ट हाउस में, ठीक है, तो उसको चाहे आप ये समझ लो कि वो मेष राशि में बैठा हुआ है, चाहे हम उसको ये मान लें कि वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ये सभी लोगों की कुंडली में ये रूल लागू होगा। ये मेरी भी कुंडली में, आपकी भी कुंडली में। भले ही आपके लगन चार्ट में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, किसी का फर्स्ट हाउस में, यहाँ पर किसी का ये जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर किसी का 7 नंबर भी लिखा हो सकता है, किसी के चार्ट में 8 नंबर भी लिखा हो सकता है, 9 नंबर भी लिखा हो सकता है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। हम लाल किताब कुंडली जब भी हम अपनी बनाएंगे तो फर्स्ट हाउस में यहाँ पर एक नंबर साइन ही लिखा जाएगा। ठीक है। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जी। जी। ठीक है। अब ये तो राशि वाली बात होगी, फर्स्ट हाउस वाली बात होगी। तो इसी इसी तरीके से मेष राशि, उसके बाद में वृषभ राशि, ठीक है, मिथुन कर्क, उसी तरीके से उसी क्रम में जो है ना, हम पूरे 12 भावों में ये 12 राशियां को 12 राशियों को हम बैठा देंगे। ठीक है। तो यही फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक इसी तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें राशियां तो हमने बैठा दी, लेकिन प्लैनेट एज इट इज जो आपके लगन चार्ट में बैठे हुए हैं, सेम उसी तरीके से प्लैनेट्स को हमको यहां पर बैठा देना है। जैसे किसी के फर्स्ट हाउस में मान लीजिए सूर्य है, तो यहां पर उसके सूर्य आ जाएगा। ठीक है। सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए जुपिटर है यहां पर, तो उसमें सेम जुपिटर आ जाएगा। प्लैनेट्स को हम एज इट इज हाउस वाइज हम इसमें प्लेस कर देंगे। ये चीज क्लियर है। जी। आपका लगन चार्ट में प्लैनेट जिस तरीके से बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट लिखे हुए हैं, भले ही वहां पर कोई भी राशि लिखी हो, कर्क राशि लिखी हो, सिंह राशि लिखी हो, वो आपका जन्म लगन चार्ट है। लेकिन जब हम लाल किताब कुंडली जब हम बनाएंगे, तो फर्स्ट हाउस में मेष राशि आएगी, मतलब एक नंबर साइन होगा। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 से लेके 12 तक ये काल पुरुष की कुंडली बन गई। काल पुरुष की कुंडली जिस पे हम कल बात कर रहे थे, काल पुरुष की कुंडली, तो काल पुरुष की कुंडली यही होती है। ये फर्स्ट हाउस से ही, फर्स्ट मेष राशि से स्टार्ट होती है, तो उसी को ही लाल किताब मानती है। तो राशियों को हम इस तरह लिखेंगे, और प्लैनेट एज इट इज लगन चार्ट में जिस हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसको इसी क्रम में हम उसको उतार देंगे। सिंपल। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है ना, इस तरीके से लाल किताब कुंडली बन जाएगी अब। तो वही ये स्लाइड में भी ये लिखा हुआ है। मेष राशि को आप फर्स्ट हाउस मानिए, वृषभ राशि को सेकंड हाउस, मिथुन को थर्ड हाउस। ठीक है। तो इसी तरीके से हम राशियों को, अब इन राशियों का जो है ना, हर राशि का, आपने राशि तो बैठा दी है ना, हर राशि का जो है ना एक ओनर होता है, मालिक होता है, और वो प्लेनेट के ही रूप में होगा। तो जो हमने मेष राशि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में जो लिखी हुई है, ये इसके पहले ये जो वाला चार्ट, ये जो हमने फर्स्ट हाउस में जो मेष राशि लिखी हुई है, इस मेष राशि का जो मालिक है वो है मंगल। तो इस हाउस में मंगल की एनर्जी रहेगी, मतलब ये जो घर है ये मंगल का है। फर्स्ट हाउस को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? मंगल। फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है जिसका मालिक मंगल है। तो मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस का रूलर हो गया। अब इस हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो फर्स्ट हाउस में, एक्स वाई जेड कोई भी प्लैनेट हो सकता है, वो इस घर में आया हुआ एक तरीके से किराएदार है। उसकी एनर्जी
उसी मतलब उसकी भी एनर्जी है वहां पर, क्योंकि वो उस समय प्रेजेंट में है वहां पर उस हाउस में। लेकिन जिसका वो घर है मंगल का, उसकी एनर्जी हमेशा वहां पर रहेगी। आप जो है अपने घर को, भले ही किसी को आप रेंट पे दे दो, लेकिन आपका अपना फोकस जो है ना उस घर पे रहेगा ही रहेगा। आप कहीं भी रहोगे, आप हमेशा अपने घर के बारे में केयर करने के बारे में सोचोगे। हमेशा आपका फोकस रहेगा वहां पर। इसी तरीके से मंगल की एनर्जी फर्स्ट हाउस में हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि इस हाउस को वो रूल करता है। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड हाउस, ये जो सेकंड हाउस लिखा हुआ है, सेकंड हाउस मतलब वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का जो रूलर है वो है शुक्र। ठीक है। इस हाउस का जो रूलर है वो है वीनस। तो इस हाउस में वीनस की हमेशा एनर्जी रहेगी। इस घर का मालिक है ये। सेकंड हाउस को वीनस रूल करता है। जिसका वीनस अच्छा होता है वो अपनी, ये सेकंड हाउस किसका है? सेकंड हाउस है फैमिली का। ठीक है। और वीनस का क्या काम है? वीनस सेकंड हाउस को रूल करता है, मतलब जिस भी व्यक्ति का वीनस अच्छा होता है वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखता है, पूरी तरीके से उनका भरण पोषण करता है, उसका ध्यान रखता है पूरी तरीके से, और अपनी सारी जिम्मेदारी यहां पर अपनी फैमिली के प्रति वो निभाता है। जिसका शुक्र अच्छा होता है, या सेकंड हाउस में जिसका शुक्र बैठा होता है, क्योंकि अपने घर में बैठा है तो शुक्र उसका अच्छा ही होगा। ठीक है। तो ये हाउस है फैमिली का। तो यहां पर जो है ना, ये वृषभ राशि यहां पर आई, तो वृषभ राशि को हमने आ, इसका जो ओनर है वो है शुक्र। ठीक है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में 3 नंबर राशि लिखी हुई है। तो 3 नंबर राशि का जो ओनर है वो है मरकरी, बुध। मरकरी जो है वो थर्ड हाउस का। अब थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस किन चीजों का होता है? थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का है। तो मरकरी जो है, बुध बहनों का भी कारक है लाल किताब के हिसाब से। ठीक है। बहन, बुआ, बेटी, डॉक्यूमेंट्स, ये सब मरकरी है। ठीक है। यहां पर हमने कल पक्के घर की भी बात की थी। हर हाउस में देखिए, दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं पक्का घर और ओनर, जिस हाउस मतलब इस घर का मालिक कौन है, उसको साथ में लेके चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट हाउस का जो हमने मालिक की बात की, फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है, उसका मालिक है, अभी बात की उसका, उसका मालिक है मंगल। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस, इस घर का मालिक है मंगल, ओनर मंगल है, लेकिन ये घर पक्का घर के रूप में किसका है? सूर्य का। सूर्य का ये पक्का घर है और मंगल इस घर का मालिक है। मतलब इस घर में 2 प्लैनेट की एनर्जी है, मंगल की और सूर्य की। इस हाउस को सूर्य और मंगल रूल करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य जो है ना आपकी आत्मा का कारक है, वो आपका चरित्र है। यही फर्स्ट हाउस जो है ना आपको बताता है। फर्स्ट हाउस कुंडली का जो भी लगन होता है वो सारा जो है ना आपको डिफाइन करता है। आपकी होल बॉडी का कारक है फर्स्ट हाउस। तो होल बॉडी का कारक भी सूर्य है। आप खुद को दिखाता है, आपके सेल्फ, अगर किसी के बारे में इंडिविजुअल जानना हो तो लगन उसका ही डिफाइन करेगा उस व्यक्ति के बारे में, उसका चरित्र कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसके अंदर आत्मविश्वास कैसा है, बुद्धि कैसी है, उसका जीवन जो है ना वो किस तरीके से कटेगा, मान सम्मान से कटेगा या उसको कहीं चारित्रिक दोष लगेगा। ये सारा फर्स्ट हाउस डिसाइड करता है, आपके बारे में बताता है फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस जो है ना, मंगल मतलब एनर्जी। फर्स्ट हाउस
डिसाइड करेगा आपके अंदर कैसी एनर्जी है। फर्स्ट हाउस है मंगल का, और यहां पर अगर मंगल बैठ जाए तो इसका मतलब वो बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति है। सूर्य अगर आके बैठ जाए मतलब उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, आत्मिक रूप से बहुत मजबूत है, चरित्र उसका बहुत साफ सुथरा रहेगा। अच्छे सूर्य की यही पहचान होती है। तो यहां पर अगर सूर्य अगर यहां पर कुंडली में अगर आके बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो इसका मतलब जो है कि सूर्य अपने पक्के घर में बैठा है। सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सूर्य मजबूत पोजीशन पे है। तो सूर्य से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होंगी, उनके पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेंगे अगर सूर्य अच्छा है तो। फर्स्ट हाउस उसका पक्का घर है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि अपने पक्के घर में सूर्य बैठा हुआ है, इसका मतलब सूर्य अच्छा है। लेकिन सिर्फ यही पॉइंट डिसाइड नहीं करेगा कि सूर्य यहां पर अच्छा है कि नहीं। अभी और भी चीजें डिसाइड करेंगी कि फर्स्ट हाउस में भले ही कोई प्लेनेट अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, मजबूत पोजीशन पे है वो, लेकिन और भी सूत्र और भी रूल्स डिसाइड करेंगे उस प्लेनेट की पूर्ण शुभता को सिद्ध करने के लिए, है ना। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप पे आगे पढ़ेंगे उसको। तो सूर्य अगर किसी का कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा होगा या मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, तो दोनों ही प्लैनेट अच्छी पोजीशन पे हैं, अपने ही घरों में बैठे हुए हैं। ये इनके अपने घर हो गए। एक उस घर का मालिक है और एक उस घर का कारक है। मतलब ये समझो कि एक आदमी की जमीन है और एक ने उस पर मकान बनाया हुआ है। ठीक है। जैसे बिल्डर एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जमीन आपकी मकान हमारा। तो जिसकी जमीन होती है ना, उसका हमेशा जो है ना एक उसकी जो पावर है या उसकी जो अथॉरिटी है वो हमेशा ज्यादा रहती है। या उसका जो भी परसेंटेज तय होता है कोई भी मकान बनवाने में या भी कुछ भी करने में, तो उसी रेशियो से उनका प्रॉफिट लॉस तय होता है। तो यहां पर जो मालिक ग्रह है मतलब मंगल, उसकी एनर्जी उसकी पावर ज्यादा होगी। मतलब जैसे 100% पावर है, तो आप ये मानो कि 70% या 80% पावर जो है ना, रिजल्ट देने की जो क्षमता है, अच्छे गुण अच्छे रिजल्ट देने की जो क्षमता है, वो मंगल में ज्यादा होगी। उसके बाद में सूर्य। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा इस हाउस में कोई भी प्लेनेट आएगा, सूर्य और मंगल के अलावा कोई भी प्लेनेट आएगा, तो वो इस फर्स्ट हाउस का जो है ना वो किराएदार माना जाएगा। जैसे बुध आ गया, राहु आ गया, ठीक है, चंद्रमा आ जाए, बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए फर्स्ट हाउस में, केतु आ जाए, तो इस घर का वो किराएदार हुआ। इस उस प्लैनेट वो जब आपका चार्ट बना उस प्लैनेटरी पोजीशन पे जो फोटो क्लिक हुई, उस समय बृहस्पति महाराज जो है वो यहां से विचरण कर रहे थे, तो वो किराएदार हो गए वहां के फर्स्ट हाउस के। अब उनके रिजल्ट जो है ना वो आपको कैसे रिजल्ट देंगे बृहस्पति यहां पर बैठ के, वो किस बात पे डिसाइड करेगा कि वो अच्छे रिजल्ट देंगे कि खराब रिजल्ट देंगे। कोई भी प्लेनेट जो किराएदार बन के यहां पर आया है, चाहे वो बुध आ जाए, वीनस आ जाए, है ना, जुपिटर आ जाए, सैटर्न आ जाए, राहु केतु, कोई भी प्लेनेट आ सकता है फर्स्ट हाउस में। वो किस बात पे डिसाइड करेंगे कि वो शुभ रिजल्ट देंगे कि अशुभ रिजल्ट देंगे, वो अच्छी पोजीशन पे है कि खराब पोजीशन पे है। भाई अगर अच्छी पोजीशन पे होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, खुश होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, फंसे हुए होंगे प्रॉब्लम में होंगे तो खराब रिजल्ट देंगे। तो ये इस बात पे डिसाइड करेगा कि उस प्लेनेट के मंगल और सूर्य से कैसे संबंध है, कैसे रिश्ते हैं। इस बात पे डिसाइड करेगा कि वो प्लेनेट रिजल्ट आपको कैसे देगा। इसी से हम कहेंगे
कि इस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस अच्छे से काम कर रहा है। किसी हाउस में अगर प्लैनेट संतुष्ट है, अच्छी स्थिति में है, खुश है, तो इसका मतलब वो घर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो उस घर की पोजीशन बहुत अच्छी है, उस घर से संबंधित जो भी चीजें हैं उस व्यक्ति को मिलेंगी, उसका हकदार है वो प्लैनेट उसको दे रहा है, देने आया है वो प्लैनेट उसको, तो वो चीजें उसको मिलेंगी। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट आएगा, एक मंगल, चाहे मंगल आ जाए, चाहे सूर्य आ जाए, चाहे जुपिटर आ जाए, या XYZ 9 प्लैनेट में से कोई भी आ जाए, वो आपके चेहरे के रंग को डिसाइड करेगा, वो आपके शरीर को डिसाइड करेगा, वो आपके चरित्र को डिसाइड करेगा, वो आपकी आत्मिक बल को डिसाइड करेगा, आपके मस्तिष्क को डिसाइड करेगा, दिमाग को, आपके आत्मविश्वास को डिसाइड करेगा। आप घमंड करते हो कि बहुत अच्छे से लोगों के सामने पेश आते हो, ये भी वो फर्स्ट, उसी उसी हिसाब से वो पोजीशन डिसाइड होगी, आपके स्वास्थ्य के बारे में डिसाइड होगा। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस का जो मालिक है मंगल, और कारक है सूर्य, सूर्य का पक्का घर है वो। इसी तरह सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि का मालिक कौन है? शुक्र। तो इस घर का मालिक हो गया शुक्र। और किसका पक्का घर है ये? पक्का घर है ये बृहस्पति का, जुपिटर का पक्का घर है ये। तो यहां पर वीनस की एनर्जी ज्यादा है। मतलब अगर वीनस यहां पर बैठा हुआ होगा तो वीनस अपने 70% रिजल्ट देगा, 70% अच्छे रिजल्ट देगा। जुपिटर बैठा होगा तो यहां पर उतने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वो अपने पक्के घर में बैठा हुआ है तो अपना बेस्ट तो देगा ही देगा। ठीक है। तो इन दो दो गुरुओं का घर है, इसीलिए इसको धर्म स्थान बोला गया है लाल किताब में। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो भी किसी के भी जो धर्म स्थान है, वो सेकंड हाउस बोला गया है। इसीलिए जब भी कोई भी उपाय लाल किताब में किया जाता है, तो अगर किसी प्लैनेट को, उस प्लैनेट की एनर्जी को हमको अगर सेकंड हाउस में पहुंचाना होता है, तो हम उसका उपाय मंदिर में करवाते हैं कि ये इस प्लैनेट की चीज जो है आप मंदिर में जाके 43 डेज तक दान करो जाके, या मंदिर में पुजारी को दो जाके। है ना? तो सेकंड हाउस जो होता है ना, वो धर्म स्थान होता है। सेकंड हाउस जो है ना, वो आपके टेस्ट का भी होता है, किस तरीके का स्वाद पसंद है आपको। तो जुपिटर का चूंकि ये पक्का घर है, तो जुपिटर जिनका भी यहाँ पर होता है ना, तो उनको मीठे की क्रेविंग होती है, और वो फूडी होते हैं बहुत। और अगर साथ में उनके चंद्रमा भी आ जाए, तो चंद्रमा जल्दबाजी का कारक है, तो ऐसे लोग कुछ कुछ ना, मतलब कुछ ना कुछ टाइम पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जुपिटर, जुपिटर का घर है ये। तो जुपिटर जो है ना, वो फैमिली का कारक है, विस्तार का कारक है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, नॉलेज का कारक है, आपके परिवार का कारक है, संपत्ति का कारक है, प्रॉस्पेरिटी, आपकी वाणी का कारक है, आपके ज्ञान का कारक है। तो ये सब चीजें जो है ना, सेकंड हाउस को उसने एनर्जी ये दे रखी है। यहां पर जो भी प्लेनेट बैठेगा, जुपिटर हो, चाहे वीनस हो, चाहे इन दोनों प्लेनेट के अलावा कोई भी प्लेनेट हो, ये चीजें जो है ना, उसी भाव में उस व्यक्ति के सामने नजर आएंगी उसको, उसी रूप में उसको मिला हुआ होगा। ये हाउस जो है ना, वो एक्यूमुलेशन का है, इकट्ठा करने का, किसी भी चीज का संग्रह। सस्टेनर हाउस है, ये सस्टेन करता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, फर्स्ट हाउस से पैदा हुआ, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? फूड, खाना। ये खाने का हाउस है, ये आपको सस्टेन करवाता है। सेकंड हाउस किस जितना मजबूत होगा,
उतनी तरीके से हम मजबूती के साथ में खड़े होंगे। सेकंड हाउस जितना मजबूत होगा, मतलब ईश्वरीय कृपा उसके पास, उसके साथ में रहेगी। बृहस्पति का हाउस है वो। और वीनस उस घर का मालिक है, वेल्थ का मालिक है वीनस। और रिफाइंड नॉलेज का अ, कारक है वीनस, रिफाइंड नॉलेज। बृहस्पति नॉलेज लेगा। बृहस्पति को अगर ये कहा जाएगा कि इस बुक को पढ़ो, इसमें ज्ञान मिलेगा, तो वो पढ़ेगा। शुक्र से कहा जाएगा ना, तो शुक्र पहले डिसाइड करेगा इसमें से क्या चीज हमको पढ़ना है जिससे हमको ज्ञान मिलेगा, पूरी बुक नहीं पढ़नी। ये अंतर है दोनों गुरुओं में। सेकंड हाउस जो है ना, आपकी चेहरे के रंग रूप सौंदर्य का भी कारक होता है। मुंह की स्थिति आपकी कैसी है, मुख की बनावट। पारिवारिक संस्कार का भी मालिक होता है ये सेकंड हाउस। बचपन में उसको संस्कार कैसे मिले। ठीक है, तो इस हाउस में जो एनर्जी है वो शुक्र की है और बृहस्पति की है। शुक्र का ये अपना घर है, रूल करता है शुक्र इस हाउस को। और बृहस्पति इस घर के कारक है। दोनों की बहुत ही शुभ पोजीशन है इस हाउस में। तो यहां पर जो भी प्लेनेट आता है, देखिए ये हाउस तो ऐसा है, सेकंड हाउस, इसको धर्म स्थान बोला गया है, दो गुरुओं का घर है। यहां पर जो भी प्लेनेट आता है वो गुरु शरण में आता है, मतलब मंदिर की शरण में आता है। तो वो अपने पाप रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं देता है। एक होता है ना कि मंदिर में जाके एक निगेटिव पर्सनालिटी भी जो है ना, उस टाइम अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती है जितने टाइम वो मंदिर में होती है। तो सेकंड हाउस जो है ना, धर्म स्थान है। तो यहां पर कोई भी प्लेनेट अगर आता है तो वो गुरु शरण में आता है। यहां पर कोई भी प्लेनेट खराब रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, तो यहां पर जो भी प्लेनेट आएगा, अब चूंकि इस हाउस के हिसाब से अगर निगेटिव प्लेनेट आएगा, जुपिटर और जो शुक्र है उसकी उसका कोई शत्रु प्लेनेट आएगा, ऑब्वियसली इस हाउस को खराब करेगा, क्योंकि वो प्लेनेट अपनी निगेटिविटी तो फैलाएगा। लेकिन चूंकि वो बहुत बुरा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो धर्म स्थान में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड हाउस में जैसे अभी शत्रुता मित्रता हम आगे पढ़ेंगे प्लेनेट की। लेकिन अ, जैसे कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ पर आ गया, जैसे मंगल बैठा है, मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पर सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो मंगल के रिश्ते शुक्र के साथ में कैसे हैं और बृहस्पति के हिसाब से कैसे हैं? अगर दोनों ही प्लेनेट का वो मित्र ग्रह है बृहस्पति, तो इसका मंगल, तो इसका मतलब मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। उसके ये हाउस जो है ना, धन का है, पैसे का है। तो वो मंगल जो है ना, वो अपनी एनर्जी जो है उसकी पैसे कमाने में, उसकी धन संचय में, उसकी फैमिली में, पूरी तरीके से वो अपनी एनर्जी देगा वहां पर। मंगल एनर्जी का कारक है। तो यहां पर इस तरीके से प्लैनेट के कारक तत्व और उस हाउस के जो कारक तत्व है, बस दोनों को मर्ज करना है। और मर्ज करने से पहले हमको ये देखना है कि जो भी प्लेनेट यहां पर बैठा हुआ है उसके संबंध उसके मालिक ग्रह से और उसके कारक ग्रह से कैसे हैं। बस बस वही चीज डिसाइड करेगा कि वो प्लेनेट यहां पर कैसे रिजल्ट देगा। ठीक है, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में जो है ना, मिथुन राशि लिखी हुई है। इसका जो मालिक होता है मिथुन राशि का, वो बुध होता है, मरकरी। लेकिन थर्ड हाउस का जो कारक है वो है मंगल, मार्स।
थर्ड हाउस का मालिक है मंगल, और इस थर्ड हाउस का कारक है मंगल, और इस घर का मालिक है मरकरी, बुध। इसीलिए ये हाउस जो है ना, वो साहस का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आप कितना एफर्ट डाल पाते हो, आपकी एनर्जी कितनी है किसी भी काम में, काम को करने की, आप कितना एक्टिव रहते हो अपने काम में। ये थर्ड हाउस है, ये मंगल डिसाइड करता है, इसीलिए मंगल का पक्का घर है। आपके अंदर धैर्य कितना है, कोई भी बात आपके सामने रखी जाए, आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं कि उसको सुनते हैं, धैर्य रखते हैं, फिर अपना रिएक्शन देते हैं। दो तरह की एनर्जी होती है ना व्यक्ति में। एक एनर्जी तो ऐसी होती है, उसको किसी ने बता दिया कि यार ऐसा ऐसा है, तो वो एकदम से हाइपर हो जाता है, अरे कैसे हो गया ये, उस पर मारने पीटने में एकदम उतारू हो जाएगा। एक एक एनर्जी ऐसी होती है कि ठीक है चलो ये नुकसान हो गया है, लेकिन उसको समझेगा कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में जो भी निर्णय उसको लेना होगा अच्छा या बुरा, वो एक एक धैर्यता के साथ मिलेगा। तो मंगल इसका कारक होता है, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है, इसलिए मंगल का ये पक्का घर है। छोटी छोटी यात्राओं का, ट्रैवलिंग का कारक होता है ये। आप आपके अंदर आगे बढ़ने की ललक कितनी है, कितनी महत्वाकांक्षा है आपके अंदर किसी चीज को पाने की, ये थर्ड हाउस डिसाइड करेगा, मंगल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये मंगल का पक्का घर है। और बुध इस घर का मालिक है। जितने भी सोशल मीडिया, इंटरनेट, डॉक्यूमेंटेशन, है ना, ये सारा जो है ना वो थर्ड हाउस से आप डिसाइड करेंगे। और ये बुध इन सब का कारक है। छोटे भाई बहनों से रिश्ते, भाई बहनों की स्थिति। ठीक है, अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो दाहिना हाथ, आपके कंधे, कंधे और दाहिना हाथ, ये थर्ड हाउस है। देखिए लाल किताब में थर्ड हाउस की बहुत ज्यादा महत्वता है, क्योंकि जब दृष्टि संबंध बनता है ना, तो दृष्टि संबंध में थर्ड हाउस जो है वो कुंडली के भाग्य भाव को देखता है। मतलब थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके भाग्य को डिसाइड करता है, और आपके डेली इनकम को डिसाइड करता है, आपके लाभ को डिसाइड करता है, 11वें घर को, थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट। बहुत महत्व है इसका। अब इस हाउस की विडंबना ऐसी है कि इस हाउस का जो मालिक है बुध, और इस घर का जो कारक है मंगल, इन दोनों के रिश्ते आपस में ठीक नहीं है। जैसे फर्स्ट हाउस में हमने देखा सूर्य और मंगल दोनों ही आपस में एक पॉजिटिव एनर्जी, आपस में मित्र हैं। लेकिन यहां पर थर्ड हाउस का जो अ, मालिक है, ओनर है, वो है बुध, और जो इस घर में कारक है जो, वो है मंगल, जिसका मकान बना हुआ है। तो ये आपस में शत्रु हैं। तो जब भी यहां पर ये दोनों प्लेनेट बैठते हैं, मतलब मंगल अगर बैठा है तो वो बुध की वजह से परेशान रहेगा, और बुध अगर बैठा है तो वो मंगल की वजह से परेशान रहेगा। मतलब इस घर में अकेले, अकेले बात कर रहा हूं, अगर अकेला मंगल बैठा है तब भी अच्छी स्थिति में नहीं है, और अकेला बुध बैठा है तब भी अच्छी स्थिति में नहीं है। रीजन उसका यही है कि जिसकी वो जमीन है और जिसने मकान बनाया है, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो उस घर में जो है ना, एक दूसरे की प्रेजेंस को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपस में। जैसे ही वो उसके घर में जाता है तो उसको टेंशन हो जाती है, तो वो खराब हो जाता है, वो उसके घर में जाता है तो उसको टेंशन हो जाती है। अलग अलग अकेले हों अगर, किसी के साथ में है तो वो एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर वो उस प्लेनेट के हिसाब से डिसाइड करेगा मंगल और बुध की स्थिति, इस हाउस का। ठीक है, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में जो एनर्जी है वो है चंद्रमा की।
कर्क राशि है यहाँ पर, तो चंद्रमा का ये घर है, और इस घर का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा का ये घर है, चंद्रमा की जमीन है, और चंद्रमा ने ही यहां पर मकान बनाया हुआ है। तो चंद्रमा इस घर का मजबूती के साथ में इस घर का मालिक है। चंद्रमा, और फोर्थ हाउस है किसका? आपके परिवार का। तो ये चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा आपकी सुख शांति, परिवार की सुख शांति। आपके परिवार में क्या क्या है, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, है ना, परिवार का सुख, परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति, जमीन जायदाद, इन सब का कारक है फोर्थ हाउस। आपकी मनोस्थिति, मन की स्थिति, आपके मदर का कारक है फोर्थ हाउस, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी है यहाँ पर। अब देखिए यहां पर क्या है कि चंद्रमा का घर है, और जो बहता हुआ साफ सुथरा जो जल होता है ना, बहता हुआ पानी, निर्मल जल, वो भी जो है फोर्थ हाउस है। इसलिए जैसे फोर्थ हाउस में कोई हमको एनर्जी पहुंचानी है, इसीलिए उसको जल प्रवाह किया जाता है। ठीक है। जल प्रवाह करने के दो रूल होते हैं, दो तीन रूल होते हैं। एक तो ये रूल होता है कि उसकी एनर्जी हम फोर्थ हाउस में पहुंचा रहे हैं। एक ये रूल एक इसलिए होता है कि उसको हम चंद्रमा की मदद दे रहे हैं। एक ये होता है कि उस प्लेनेट की एनर्जी को हम अपने से दूर भेज रहे हैं, है ना। तो जल प्रवाह करने के उपाय करने के और भी तरीके होते हैं, रीजन होते हैं। तो फोर्थ हाउस जो है ना, वो चंद्रमा का है। अब चंद्रमा का है तो मतलब माँ की स्थिति को ये डिसाइड करेगा, आपके मन को ये डिसाइड करेगा। अब इस हाउस में जो भी प्लेनेट आएगा, वो एक तरीके से चंद्रमा की शरण में आ गया। इस घर में आके पापी प्लेनेट, निगेटिव प्लेनेट भी अपने निगेटिविटी या पापत्व छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो मात्र शरण में आ गया। चंद्रमा जो है ना, सारे प्लैनेट्स की माँ है, वो चंद्रमा की शरण में आ गया। तो वो जो है ना, उसकी जो निगेटिविटी है, पाप करने की मंशा है, उसको वो छोड़ देता है फोर्थ हाउस में आते ही। ठीक है। तो फोर्थ हाउस जो है ना, वो चंद्रमा का हाउस है, चंद्रमा का घर है, मालिक भी है चंद्रमा इस घर का, और कारक भी। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो है ना, वो सूर्य का है। सिंह राशि आती है यहाँ पर, 5 नंबर राशि, वो सूर्य की है। और इस घर का जो कारक है वो है बृहस्पति। क्यों है? क्योंकि ये हाउस जो है ना, ज्ञान का है, आपके दिमाग का है, आपकी बुद्धि का है, एजुकेशन का है, ये साधना का है, मंत्रोच्चारण का है ये हाउस जो है ना, बृहस्पति इस हाउस को रूल करता है। बृहस्पति संतान का कारक होता है, इसीलिए ये हाउस संतान का भी कारक है। अपने संतान के बारे में अगर जानना हो, तो फिफ्थ हाउस से में बैठे हुए प्लैनेट डिसाइड करेंगे आपके संतान की स्थिति। फिफ्थ हाउस के जो मालिक हैं बृहस्पति, और फिफ्थ हाउस को जो रूल करता है, इस घर का जो मालिक है सूर्य, वो डिसाइड करेंगे आपके संतान की स्थिति। बॉडी पार्ट्स में पेट वाला जो हिस्सा है, वो भी इसी हाउस से ही देखा जाता है। अगर यहाँ पर फिफ्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाएं, गर्म ग्रह बैठ जाएं, मंगल जैसे ग्रह बैठ जाएं, तो व्यक्ति के पेट में एसिडिटी रहती है, खाना पचने में उसको प्रॉब्लम आती है ना, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। ठीक है। ये जो हाउस है, ये बुद्धि का, निस्वार्थ प्रेम का हाउस है ये। ठीक है। और इस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट जो है ना, वो आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आप आत्मा से कैसे हैं,
वो प्लेनेट डिसाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का अपना घर है, सूर्य मालिक है यहाँ का। एक राजा का घर है फिफ्थ हाउस। और इस घर में जो भी प्लेनेट आता है, अगर सूर्य इस घर में बैठा हुआ है, मतलब सूर्य अपने ही घर में अगर बैठा हुआ हो कुंडली में, पांचवें घर में, और इस हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर आ जाए, सूर्य उसकी मदद करता है, चाहे वो उसका शत्रु हो, चाहे वो उसका मित्र हो। इसीलिए कुंडली में सूर्य और राहु की युति, जो ग्रहण दोष होता है, वो फिफ्थ हाउस में नहीं माना जाता। फिफ्थ हाउस में सूर्य राहु की अगर युति है तो ये ग्रहण दोष नहीं माना जाता। ठीक है। तो ये हाउस सूर्य का, ये इस घर को रूल करता है, मालिक है। और इस घर को, इस घर का कारक जो है वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति के दो घर हो गए, एक तो सेकंड हाउस, एक फिफ्थ हाउस। मतलब आपके धन का कारक है, परिवार का कारक है बृहस्पति, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, और संतान का कारक है, बुद्धि का कारक है। अगर बृहस्पति खराब है तो इतनी चीजें खराब है। ठीक है, दो हाउसेस को उसने रूल किया, बृहस्पति। छठवां घर कन्या राशि है, 6 नंबर। इसको भी जो है ना बुध रूल करता है। तो छठवां घर जो है ना वो बुध का है। व्यापार से कैसे पैसे निकालने हैं, ये आपकी बुद्धि ही डिसाइड करेगी। हर आदमी अपने कस्टमर से पैसे नहीं निकाल पाता है। व्यापार करना इसीलिए हर किसी व्यक्ति की वश में नहीं होता है। मरकरी डिसाइड करेगा, मरकरी की स्थिति कैसी है। इसीलिए इस घर में मरकरी इस घर का मालिक है। इसीलिए इस घर में उसको उच्च की भी जगह दी गई है। मरकरी अपने अपने घर में बड़ा कंफर्टेबल रहता है। वहां पर तो मंगल की वजह से नहीं रह पाया 3 नंबर में, थर्ड हाउस में। लेकिन यहां पर पूरे कंफर्टेबल पोजीशन पे रहता है बुद्ध। इसीलिए यहां पर उच्च की जगह उसको मिली है। ठीक है। और इस घर का कारक केतु है। इस घर का कारक बुध भी है, मालिक भी बुध है, और कारक केतु भी। मतलब इस घर के कारक दो हैं, बुध और केतु। और बुध इस घर का मालिक भी है, मतलब बुध डबल पावर में है, उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और केतु भी इस घर का कारक है। सेवा का हाउस है ये। केतु क्या कहता है? निस्वार्थ सेवा करो आप, किसी भी चीज की इच्छा मत रखो, सेवा। सिक्स हाउस इसीलिए सेवा का है। ये जो हाउस है ना, वो रोग, रिपु, ऋण, शत्रु। रोग बीमारी का, ऋण कर्जे का, ठीक है, रिपु आपके अंदर जो कमियां हैं। षड रिपु होती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो पैदा होते ही सॉफ्टवेयर में या अंदर से इनबिल्ट होती होके आती हैं। केतु का हाउस है ना ये। तो जो साथ में आया, जो जड़ से आया, है ना, बीमारी, शत्रुता। शत्रुता, सब शत्रुता में सब कुछ आ गया, ये कोर्ट कचहरी, है ना, और लड़ाई झगड़े, बदनामी, चोरी, किसी भी तरीके की हिंसा, ये सारा जो है ना वो शत्रुता में आ गया ये हाउस जो है ना, कुछ निगेटिविटी के साथ साथ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। क्योंकि यही हाउस डिसाइड करता है कि आप अपनी सर्विसेज के बदले पैसा बना बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे।
सिक्स हाउस डिसाइड करेगा कि आपके अंदर आपका दिमाग कितना शार्प चलता है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप कितना अच्छा उस पर प्लानिंग करते हो, कितना डीप सोच पाते हो। इसीलिए ये जो हाउस है ना, ये लाल किताब में इसको कुएं का मतलब कुएं की जगह मानी गई है, ठहरे हुए पानी की जगह मानी गई है, और गड्ढे की जगह मानी गई, मतलब जैसे बेसमेंट वगैरह, है ना, जमीन के अंदर। लाल किताब ने इसको इस तरीके से माना सिक्स हाउस को। तो जब भी किसी चीज के बारे में सोचना हो, प्लानिंग करनी हो, अगर आप किसी पार्क में बैठ के करेंगे आराम से, तो शायद बहुत अच्छा कंसंट्रेशन आपका ना रहे वहां पर, आप ना कर पाओ। लेकिन आप एकांत में, आप बेसमेंट में आप चले जाइए, बिल्कुल शोर शराबा बंद, और किसी पे भी आपको जो है ना आ, सोचना हो या किसी पे भी विचार करना हो, तो उस समय आप ज्यादा अच्छे से उसको कर पाएंगे। पाताल का हाउस है ये सिक्स हाउस लाल किताब के हिसाब से। इसीलिए ये जो हाउस जो है ना, वो प्रतियोगिता का है। एग्जाम के बारे में किसी को जानना हो, किसी को अपने अगर इलेक्शन के रिजल्ट जानने हो, एग्जाम के बारे में जानना हो, ये सारा सिक्स हाउस डिसाइड करता है। इसीलिए जो हाउस जो है ना, ये टाइम टेबल का हाउस है। जो भी व्यक्ति टाइम टेबल के हिसाब से चलता है ना, मेहनत का हाउस है ये, तो उसका सिक्स हाउस हमेशा अच्छा रहता है। सिक्स हाउस को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। सिक्स हाउस के साथ में अगर अच्छे घर साथ में इसके जुड़ रहे हैं, जैसे सेकंड हाउस जुड़ रहा है, टेंथ हाउस जुड़ रहा है, तो इसका मतलब जी ये जो हाउस है ना, ये आपको पॉजिटिव चीज देगा। और अगर ये निगेटिव हाउसेस के इन्फ्लुएंस में है या प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, तो ये आपको रोग, ऋण, शत्रुता, इस तरह की सारी चीजें देगा। जैसे मंगल है, मंगल अगर सिक्स हाउस में आएगा, तो यहां पर उसके संबंध जो है ना, बुध ना बुध से अच्छे ना केतु से अच्छे, ना ही बुध से अच्छे और ना ही उसके केतु से अच्छे हैं मंगल के संबंध। तो मंगल यहां पर जो है व्यक्ति को डेंट देगा। उसको बहुत बड़े बड़े कर्जे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो बड़ा कर्जा लेगा तो वो कर्जा बड़ा ही होता चला जाएगा। हाँ, लेकिन लॉस वहां पर, अगर इस घर का संबंध सेकंड हाउस से है, टेंथ हाउस से संबंध इसका बना हुआ है किसी भी तरीके से, है ना, दृष्टि संबंध से या प्लैनेट के एक्सचेंज से, तो ये बड़ा कर्ज उसको लाभ भी देगा, पैसा भी देगा, स्टेटस भी देगा। ठीक है, तो प्लैनेट की पोजीशन यहां पर डिसाइड करेगी, बुध और केतु की पोजीशन डिसाइड करेगी। जैसे मान लीजिए इस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है, तो इस घर के मालिक को देखेंगे, इस घर के मालिक की स्थिति कैसी है। उस घर के मालिक की अगर अच्छी स्थिति कहीं पर होगी, तो इसका मतलब वो अपने घर का वहीं से बैठ के अच्छा ख्याल रख पा रहा है। यही मतलब हुआ ना, जैसे आपका कोई मकान है, आपका मकान खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई किराएदार नहीं है, आप दूसरे शहर बेंगलोर में रह रहे हो, आपका दिल्ली में मकान है, तो आपकी स्थिति जहां पे आप बेंगलोर में रह रहे हो, अगर बहुत अच्छी स्थिति होगी, तो आप उसकी केयर, कोई उसको केयर टेकर रख देंगे, या उसका प्रॉपर जो है ना, उसका हम ध्यान रखेंगे, मकान प्रॉपर सफाई वगैरह होती रहे। या फिर जो जिसने वहां पर मकान बनाया हुआ है, उसकी स्थिति, उसको हम वो ध्यान रखेगा। दोनों में से कोई भी की स्थिति ये डिसाइड करेगी कि वो हाउस कैसे रिजल्ट दे रहा है। ये सारे हाउसेस पर नियम लागू होगा, सारे हाउसेस पे। जैसे हम छठे घर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस से जो भी जितने भी प्लेनेट की हमने बात की, जैसे सेकंड हाउस में, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस खाली है, किसी का सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो सेकंड हाउस जिन चीजों का है, आपको जो चीजें देता है, भगवान ने जिन चीजों का आपको प्रॉमिस किया है, वो उस हिसाब से डिसाइड होंगी, उस हिसाब से आपको मिलेंगी कि आपका शुक्र कैसे पोजीशन में कुंडली में बैठा हुआ है, और आपका जुपिटर कैसे कुंडली में बैठा हुआ है।
अगर दोनों अच्छी पोजीशन पे कुंडली में बैठे हुए हैं तो सेकंड हाउस की चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो सेकंड हाउस आपका गड़बड़ हो गया, सेकंड हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब गड़बड़ हो जाएंगी। तो कारक का और मालिक का इतने डेप्थ में भी आप यूज कर सकते हैं। इनका यही रोल होता है। किसी भी हाउस की स्थिति उनकी स्थिति के ऊपर भी डिसाइड होती है कि उस घर के मालिक और उस घर के कारक की स्थिति क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा डिसाइड ये होता है उस घर की स्थिति कि वो घर आपको किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है, जो उस घर में प्लेनेट बैठा हुआ होता है। क्योंकि प्रेजेंट में वो प्लेनेट वहां पर बैठा हुआ है। आपके घर की स्थिति उस घर में प्रेजेंट में रहने वाला ही व्यक्ति उसको कैसे रख रहा है, क्या रख रहा है, वही तो डिसाइड करेगा। ये स्थिति हमको तब देखनी है जब उस घर में कोई नहीं है। तब हमको देखना है कि उसके मालिक की और उसके कारक की स्थिति क्या है। ये सभी हर हाउसेस का यही रूल है। ठीक है जी। सेवेंथ हाउस की बात करें। सेवेंथ हाउस में ये 7 नंबर राशि लिखी हुई है। 7 नंबर राशि को जो है ना तुला राशि बोलते हैं। और इसको रूल करता है शुक्र। तो इस घर का जो मालिक है वो है शुक्र। इसीलिए ये हाउस जो है ना मैरिज का और फैमिली का, है ना, वैवाहिक स्थिति का, इन सब का जो कारक है ये सेवेंथ हाउस शुक्र का कारक है। शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें होती है सेवेंथ हाउस। और बुध इस घर को रूल करता है। जिस तरीके से सिक्स हाउस में बुध मालिक भी था, कारक भी था, उसी तरीके से सेवेंथ हाउस में शुक्र मालिक भी है और कारक भी है। ठीक है। और बुध यहाँ का कारक है। व्यापार का हाउस है, ये बिजनेस का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की स्थिति यही हाउस डिसाइड करेगा। आपकी पार्टनरशिप का हाउस है ये, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे मैरिज पार्टनरशिप हो, या और किसी भी तरीके के जो इस टाइप जो मतलब इस तरीके के संबंध होते हैं, प्रेम संबंध, वो सेवेंथ हाउस बताएगा। आपके अपोजिट का हाउस है ये। अगर आप मेल हैं तो फीमेल का हाउस है, सामने वाले का हाउस है ये। ठीक है। तो यहां पर बुध मतलब व्यापार और शुक्र आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, ये दो प्लैनेट डिसाइड करेंगे। यहां पर जो भी प्लैनेट बैठेगा उसको ये चीजें उसके जीवन में कैसे घट मिल रही होंगी उस व्यक्ति को, वो प्लैनेट डिसाइड करेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहां पर राहु बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में। अब यहां पर राहु के हमको संबंध देखने होंगे इन दो प्लैनेट से। शुक्र से कैसे हैं, बुध से कैसे हैं। तो लाल किताब के हिसाब से राहु के साथ में बुध के जो संबंध है ना वो मित्रवत संबंध है। लेकिन मित्रवत संबंध इस टाइप के हैं कि ये दोनों मिलके बहुत वर्स्ट कंडीशन पैदा कर सकते हैं और बहुत अच्छी कंडीशन पैदा कर सकते हैं। ये डिसाइड होगा उसकी बुद्धि से, उसकी बुद्धि में चलने वाले विचारों से। क्योंकि ये वही दोनों प्लेनेट है, एक बुद्धि एक दिमाग है और राहु एक उस पे चलने वाले विचार। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ हो गया
तो ये जो दोस्ती है ना, ये निगेटिव चीजों की तरफ चली जाती है। और अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये स्थिति पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। बड़े बिजनेसमैन ऐसे लोग होते हैं, बहुत दिमागी होते हैं ऐसे लोग, साइंटिस्ट होते हैं वो लोग। लीक से हटके ऐसे लोगों का काम करता है बुध राहु जिनका होता है। मैक्सिमम ऐसे लोगों को धुआं लेने की भी आदत होती है। इनका दिमाग तभी चलता है जब वो सिगरेट पी रहे होते हैं, सिगरेट पीते हुए सोच रहे होते हैं। पॉजिटिव अगर दोनों प्लैनेट है, और राहु शुक्र का घोर शत्रु है यहाँ पर लाल किताब में, वो हमेशा डेंट पहुंचाएगा शुक्र को। तो राहु अगर यहाँ पर होगा तो वैवाहिक स्थिति उस व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी। लेकिन हो सकता है उसकी बुद्धि अगर अच्छे से काम कर रही हो, उसके दिमाग में अच्छे विचार चल रहे हो, तो बिजनेस वो बहुत अच्छा खड़ा कर ले जाए। राहु जिस भी हाउस में बैठता है कुंडली में, वहां के प्रति जो है ना वो डिजायर पैदा करता है, उसके प्रति डीप डिजायर देता है व्यक्ति को, वो चाहिए उसको। किसी भी हाउस में बैठे उसको पाने के लिए व्यक्ति जो है ना बहुत ज्यादा अ, उस तरफ उसकी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। राहु जिस हाउस में होता है लीक से हटके जाने की कोशिश करता है, उसको लीक से हटके कुछ चाहिए उस हाउस के बारे में, उस हाउस से संबंध। ठीक है। बाकी ये हाउस जो है बॉडी पार्ट्स में तो कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है इन सब का, आपके गुप्तांग वगैरह इन सब का कारक है ये, है ना। सेक्सुअलिटी का भी कारक है आपके अंदर। किसी अपोजिट जेंडर के साथ में आप किस तरीके से पेश आते हैं, कि किस तरीके से संबंध है आपकी, वो भी सेवेंथ हाउस ही डिसाइड करेगा। ठीक है। तो दो घर यहाँ के मालिक बुध और शुक्र। ठीक है। आठवां घर वृश्चिक राशि आती है यहाँ पर। तो वृश्चिक राशि का जो मालिक है स्कॉर्पियो का, वो है मंगल। तो इस घर का जो रूलर है वो है मंगल। सडन एक्सीडेंट, सडन समस्याएं, डेथ हो जाना, क्रोनिक डिजीज, सर्जरी वगैरह, इन सब का कारक मंगल है। और आठवें घर में भले ही मंगल का ये घर है, लेकिन आठवें घर में बैठा हुआ मंगल अच्छा नहीं माना जाता, बद माना जाता है, बद मंगल। और इस घर का जो कारक है वो है शनि, सैटर्न। मृत्यु, मृत्यु का कारण, अचानक अपमान होना, किसी भी चीज की आ, अचानक से आपके ऊपर कोई पीड़ा आ जाना, समस्या आ जाना। इसीलिए हाउस जो है ना पीड़ा का, अचानक होने वाली समस्याओं का, रिसर्च का भी हाउस है ये। सैटर्न अगर मजबूत हो, किसी भी तरीके के ऐसी चीजें जिनको आप समाज से छुपाते हैं, वो है एर्थ हाउस। जो भी चीजें आप समाज से छुपाते हैं, आपके अंदर ऐसे रोग, वो जिनको आप लोगों से नहीं बोल सकते हैं, ये सब चीजों को ही डिसाइड करेगा। एस्ट्रोलॉजी का भी है, ज्योतिष का भी है ये हाउस। तो एक इस घर का कारक है और एक इस घर का मालिक है। लेकिन यहां पर लाल किताब कहती है कि मंगल और शनि में से दोनों अगर अकेले बैठे हुए हैं तब तो अच्छे हैं, दोनों एक साथ अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों एक तो शत्रु हैं आपस में। फिर वो इस एट्थ हाउस वैसे ही नेगेटिविटी का है, तो यहां पर वो फिर धमाल मचाते हैं। ठीक है। अगर सिंगल प्लैनेट है यहाँ पर, मंगल बैठा हुआ है, ठीक है,
या शनि बैठे हुए हैं, तो सिंगल ठीक है। और भी कोई प्लेनेट आएगा, वो एर्थ हाउस तो वैसे निगेटिव है, तो यहां पर बैठ के वो अपने निगेटिव ही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर उस प्लेनेट का स्वभाव शुभ है, वो प्लेनेट अच्छा है किसी दूसरे रीजन की वजह से, दूसरों सूत्रों की वजह से, तो आठवें घर को वो अच्छा करेगा, शुभ रिजल्ट देगा। या अभी जब हम हाउस पढ़ेंगे, हर हाउस के दूसरे हाउसेस के साथ में संबंध कैसे होते हैं, जैसे आठवें घर और 11वें घर का संबंध है। आठवें घर में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, बस 11वें घर में उसका मित्र ग्रह बैठ जाए, आठवां घर बहुत जबरदस्त हो गया, कभी समस्या पैदा नहीं करेगा। आठवें घर का, आठवें घर में बैठे हुए प्लेनेट वो तो डिसाइड करेगा ही करेगा उसकी एनर्जी उस हाउस में कैसी है, सबसे पहले तो वही डिसाइड करेगा। लेकिन अच्छे रिजल्ट तब मिलते हैं जब 11वें घर के साथ में आठवें घर के अच्छे संबंध होते हैं, एक दूसरे प्लेनेट मित्र ग्रह बैठे होते हैं। तो गलत चीजें भी, छुपी हुई चीजें भी उस व्यक्ति को लाभ देती है, क्योंकि 11वां और 8वां आपस में जुड़ रहा है। कोई भी चीज, कोई चीज नुकसान उठा के जब कोई चीज मिलती है ना, वो है 8वां घर। कोई चीज खो के जब आपको मिलती है, ये 8वां घर है। ठीक है। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है, जुपिटर इस घर को रूल करता है और जुपिटर ही इस घर का कारक है। इसीलिए नाइन्थ हाउस में जुपिटर बहुत मजबूत पोजीशन पे माना जाता है। जुपिटर की सबसे अच्छी पोजीशन नाइन्थ हाउस है। ये हाउस जो है ना, वो आपके पूर्वजों का कारक है, फादर का कारक है, आपके गुरुओं का कारक है जुपिटर का हाउस। जो हायर एजुकेशन होती है उसका कारक है ये हाउस। धार्मिक यात्राएं, है ना, आपको भाग्य का कितना साथ मिलेगा, जुपिटर डिसाइड करता है। आपके अंदर लोगों को सोल्यूशन देने की आर्ट कितनी है, कितना लोगों की आप मदद करते हैं, यह है नाइन्थ हाउस। तो जुपिटर का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ पर जो भी प्लेनेट आएगा, वो जुपिटर के साथ में उसके कैसे संबंध है, वो प्लेनेट उस तरीके से रिजल्ट देगा। या इस हाउस में अगर जुपिटर का शत्रु ग्रह आ गया, तो इसका मतलब उसने नाइन्थ हाउस को खराब कर दिया, उसने बृहस्पति को खराब कर दिया। बृहस्पति इस घर का मालिक भी है, और बृहस्पति की इस घर, बृहस्पति की जड़ भी है ये। तो बृहस्पति का कौन कौन सा हाउस था? सेकंड हाउस। बृहस्पति का एक हाउस कौन सा था? पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। अब बृहस्पति का ये तीसरा घर, नाइन्थ हाउस। अगर नाइन्थ हाउस मजबूत है, अगर बृहस्पति मजबूत है, तो आप भाग्य के भरोसे जो है ना, आप एक अपने साथ टैग चिपका सकते हो कि हाँ, मुझे भाग्य का सपोर्ट मिलता है, आप भाग्यशाली हैं। आपको जब भी किसी चीज की इच्छा होती है, तो उस इच्छा को पाने में ईश्वर आपकी मदद करता है, ईश्वरीय कृपा रहती है आपके ऊपर। अगर नाइन्थ हाउस मजबूत है, जुपिटर मजबूत है, कुंडली में अगर जुपिटर ही सिर्फ अकेला मजबूत है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चद्दर तान के सो सकता है। भाग्य उसका डिसाइड कर देगा कि उस वो कैसे सस्टेन करेगा। नाइन्थ हाउस में बृहस्पति के शत्रु ग्रह आ जाएं, तो बृहस्पति को भी डेंट पड़ता है, और वो प्लेनेट तो खराब रिजल्ट देता ही देता है, वहां पर नाइन्थ हाउस में आ गया, उस हाउस को तो खराब करेगा ही करेगा। जुपिटर का मित्र ग्रह आ जाएगा, बहुत अच्छा है, पूर्वजों की स्थिति अच्छी रहती है उस व्यक्ति के, भाग्य का पूरा साथ मिलता है उसको।
उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है, एक आइडियल पर्सनालिटी होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, धर्म को मानने वाला होता है। धर्म को मानने का मतलब अच्छे के साथ में अच्छा, बुरे के साथ में बुरा, गलत बातों का की तरफ ना जाना, एक धर्म पे चलना। इसीलिए तीर्थ यात्रा का हाउस ही है। ठीक है, नाइन्थ हाउस अच्छा तो सब अच्छा। ये हाउस जो है ना, वो फर्स्ट हाउस की बुनियाद भी है। फर्स्ट हाउस कौन? लगन, आप। नाइन्थ हाउस आपके पूर्वज कैसे रहे हैं, आपको कैसे घर में आपका जन्म हुआ है, कितनी पूर्वजों की मदद रही है, मतलब बुनियाद कैसी है आपकी, वो नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है ना, और अगर नाइन्थ हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट बैठा है कुंडली में, तो वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट बहुत कंफर्टेबल है, उसको पूरी बुनियाद मिली हुई है, जड़ मिली हुई है उसको अपनी पैदाइश के बाद। ठीक है? तो नाइन्थ हाउस जुपिटर, मालिक भी और इस घर के कारक भी। टेंथ हाउस, शुद्ध रूप से टेंथ हाउस जो है ना, वो कर्मों का है, कर्म का है। कर्म कारक कौन है? शनि, सैटर्न। सैटर्न ही इस घर का मालिक है और वही इस घर का कारक है। जैसे बृहस्पति अपने घर का मालिक और कारक दोनों है, उसी तरीके से दसम भाव का जो पूर्ण ओनरशिप है ना, वो शनि की है। आपके कर्म कैसे हैं? ये हाउस जो है ना, फोर्थ हाउस आपके घर का सुख है, दसम भाव आपके करियर का सुख है, बाहर का सुख है, समाज में आपका स्टेटस कैसा होगा, टेंथ हाउस डिसाइड करता है। आपके फादर की स्थिति कैसी है, ये टेंथ हाउस डिसाइड करेगा। आपके अपने बॉस के साथ में संबंध कैसे हैं, आपके गवर्नमेंट के साथ में संबंध कैसे हैं, आपके जो स्टेटस वाले लोग हैं, हायर अथॉरिटी के साथ में कैसे संबंध है, ये टेंथ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट डिसाइड करता है। अब डिसाइड कैसे करेगा? शनि के साथ में जैसे उसके संबंध होंगे, बस वही डिसाइड करेगा टेंथ हाउस से संबंधित चीजें उसको किस तरीके से प्राप्त होंगी। शनि का मित्र अगर होगा तो सब कुछ रहेगा उसके पास में। और एक तो ये डिसाइड करेगा शनि के साथ में संबंध कैसे है, दूसरा इस घर का जो मालिक और इस घर का जो कारक है, उसकी कुंडली में क्या स्थिति है, वो भी डिसाइड करेगा कि इस घर के रिजल्ट उस व्यक्ति को कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस घर का मालिक भी शनि और कारक भी शनि, दसम भाव का, मकर राशि आती है, मकर राशि को शनि रूल करता है। 11वां घर कुंभ राशि, मालिक है शनि। तो शनि 10वें घर का और 11वें घर का रूलर है। इन दो हाउसेस में शनि की एनर्जी है। इन दो हाउसेस में जो भी प्लेनेट आएगा, उसके शनि के पॉजिटिव गुणों को अपनाना पड़ेगा उस प्लेनेट को या उस व्यक्ति को। अगर शनि के स्टाइल को, शनि की तरीके को उस प्लेनेट ने नहीं अपनाया, तो उस व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे इन भावों के बारे में। दसम भाव और 11वें घर से संबंधित, दसम भाव उसका करियर, मान सम्मान, स्टेटस बाहर,
पिता की स्थिति। 11वां घर लाभ, डेली अर्निंग, सामाजिक स्थिति, सोशल सर्किल, इच्छा पूर्ति, महत्वाकांक्षाएं उसकी। 11वें घर में बृहस्पति कारक है इस घर का, और इस घर का जो रूलर है वो शनि। अब इस घर में सूर्य आ गया। जैसे सपोज इस घर में, इस घर का जो मालिक है वो शनि है, और बृहस्पति इस घर का कारक है 11वें घर का, और इसमें सूर्य आके, किसी की कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है 11वें घर में। अब बृहस्पति और शनि, इन दोनों का जैसा मिला जुला नेचर है, अगर वो व्यक्ति, सूर्य किसका कारक है? सूर्य उस व्यक्ति, इंडिविजुअल उस व्यक्ति का कारक है। क्यों उसका कारक है? क्योंकि फर्स्ट हाउस का कारक है बृहस्पति। अगर वो व्यक्ति बृहस्पति के अनुसार या शनि के अनुसार गुणों को अपनाने वाला हुआ, बृहस्पति के अनुसार मतलब एक आइडियोलॉजी पे चलने वाला, पूजा पाठ करने वाला, धर्म को मानने वाला, सही रास्ते पे चलने वाला। शनि की पॉजिटिव चीज, मेहनत करना, एक जगह टिक के काम करना, अनुशासन में काम करना। शनि की निगेटिव चीज क्या? शराबखोरी करना, मांस खाना, दूसरे फीमेल्स पे नजर रखना, गंदी नीयत रखना, किसी के प्रति लालच रखना। ये शनि की निगेटिव ट्रेड्स। तो अगर वो व्यक्ति जिसका सूर्य यहां पर बैठा हुआ है 11th हाउस में, अगर उसका नेचर बृहस्पति की तरह और पॉजिटिव शनि की तरह हुआ, तब तो अच्छा है। नहीं तो अगर उस व्यक्ति का नेचर निगेटिव शनि की तरफ हुआ, मांस खाने वाला हुआ, शराब पीने वाला हुआ, तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा। सूर्य से संबंधित, 11वें घर से संबंधित जितनी भी चीजें सब बेकार। कमाई खराब, स्टेटस खराब, समाज में मान सम्मान नाम खराब। और बृहस्पति और शनि जब इस हाउस में बैठे होते हैं, अपने ही घर में, 11वें घर में, इस घर के कारक हैं और एक इस घर का मालिक है। जब भी ये दोनों प्लेनेट इस हाउस में बैठे हुए होते हैं, तो वो कुंडली धर्मी कुंडली बन जाती है। धर्मी कुंडली का मतलब ये हुआ कि ऐसी कुंडली, भले ही इस पूरी कुंडली में खराब से खराब ग्रह बैठे हों, लेकिन उस व्यक्ति की इंडिविजुअल पोजीशन समाज में और लाभ की स्थिति, मतलब अर्निंग में, करियर के मामले में, कभी खराब नहीं होगी। उस आदमी के लिए, अपने लिए लाइफ उसकी हमेशा अच्छी रहेगी, भले उसकी परिवार की स्थिति खराब हो, परिवार के रिश्ते खराब हो, परिवार की वजह से उसको तकलीफ हुई हो, लेकिन उसकी खुद की अपनी जो एक अर्निंग है और अपनी जो जीने का, जीने के लिए जो भी चीजों की जरूरत चाहिए, वो उस व्यक्ति को हमेशा, उस व्यक्ति को मिलेंगी। तो 11वें घर में बृहस्पति और शनि की नजर। 12वां घर को मीन राशि आती है, 12 नंबर राशि। तो मीन राशि का जो रूलर है वो अगेन बृहस्पति है। अब देखिए बृहस्पति के कितने घर हो गए? सेकंड हाउस, पंचम भाव, नवम भाव, 11वां और 12वां, 5 घरों को रूल करता है बृहस्पति। मतलब बृहस्पति की पोजीशन आपकी आधी कुंडली डिसाइड कर देगी। 5 घरों को डिसाइड करता है बृहस्पति, या ये 5 घर डिसाइड करते हैं बृहस्पति की स्थिति। दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो 12वें घर का मालिक बृहस्पति है, इसीलिए हाउस जो है ना, ये मोक्ष का है। ठीक है। ये हाउस का जो कारक है वो है राहु। इसीलिए खर्चे का कारक है, जेल, अकेलापन हो जाना, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, लॉसेस का, सडन लॉसेस का ये हाउस है। ठीक है। देखिए राहु केतु का एक नियम होता है। राहु केतु जिस हाउस के कारक हैं, उस हाउस को वो अच्छा नहीं करते हैं। ये उल्टा चलते हैं हमेशा। हर प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं।
ये हमेशा उल्टे चलते हैं। ये एक दूसरे, जैसे कारक 12वें घर का राहु है, तो राहु जो है यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देता। राहु को यहाँ पे नीच का माना जाता है। राहु 12वें अपने घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे ये। चाहे राहु हो चाहे राहु हो चाहे केतु हो। ठीक है। कारक है इस घर के, इस घर का कारक राहु है, और बृहस्पति इस घर मालिक। तो 12वें घर में इन दो प्लैनेट की एनर्जी है। ठीक है। तो ये कारक और जो हमने मालिक ग्रह जो इसको हमने पढ़ा ये, ठीक है, बस इसी पे ही पूरी कुंडली का अ, जो शुरुआत है प्लैनेट को देखने का जो नजरिया है। प्लैनेट अगर हम कुंडली को शुभ और अशुभ एक नजर में अगर परखना चाहे ना, तो ये सबसे बड़े दो टूल हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस घर के मालिक और इस घर का कारक। बस यही दो प्लैनेट हैं जो पूरी कुंडली को डिसाइड कर देंगे कि ये क्या बोल रही है कुंडली। और ये तब आएगा जब प्रॉपर जो है ना इस पे प्रैक्टिस होगी। तुरंत प्लैनेट को देखते ही समझ में आ जाए कि इस घर के मालिक के साथ में, इस घर के कारक के साथ में इसके रिलेशन कैसे हैं। सिंपल। या इस हाउस में अगर ये हाउस खाली है तो इसके कारक और इसके मालिक की स्थिति क्या है। शुरुआत, ये पहला चरण है यहां से प्लैनेट की शुभता और अशुभता को निकालने के लिए। ये प्लैनेट शुभ है कि प्लैनेट ये अशुभ है। ठीक है जी, कोई डाउट हो, कुछ कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। खाना नंबर 2 में, हाउस नंबर 2 में, आपने बताया कि शुक्र ओनर है और गुरु का कारक है, बट हाँ। आपस में दोनों दोनों शत्रु हैं। हाँ, आपस में दोनों शत्रु हैं। तो ऐसे तो थर्ड हाउस में भी यही है। मंगल हाँ। यहाँ एक ओनर मंगल है, और सॉरी कारक मंगल है और ओनर बुध है। ये भी आपस में शत्रु है। हम्म। यही जुपिटर और शुक्र का भी है। लेकिन ये घर जो है ना, ये धर्म स्थान है। मैंने अभी क्या बोला, सेकंड हाउस के बारे में बोला था। ये घर जो है ना हाँ, धर्म धर्म स्थान। स्थान है। ये दो गुरुओं का घर है। यहां हम्म। पर कोई भी प्लेनेट आएगा वो सर झुका के रहेगा। ओके। ठीक है। या तो मतलब यदि सेकंड हाउस कल का बहुत को बड़ा रूल होता है। सेकंड सर हाउस फॉर जब आपको जो है ना कोई उपाय ना समझ में आए कि ये प्लेनेट मेरी कुंडली में जो है ना बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है, अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, इस प्लेनेट का हम उपाय क्या करें, तो सिंपल उस प्लेनेट की चीज उठा के मंदिर में दे आइए, धर्म स्थान में दे आइए। ईश्वर के ऊपर छोड़ाइए कि ये ईश्वर अब आप ही इसको समझिए, ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। धर्म स्थान में छोड़ाइए आप उसको। ठीक है। तो सेकंड हाउस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है उपायों के लिए। हेलो। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी हाउस में कोई प्लेनेट ही ना हो तो फिर कैसे तो मैंने अभी देखना है इसको? बताया, अभी बताया था मैंने, किसी हाउस में कोई प्लेनेट ना हो तो उस हाउस में हमको दो चीजें देखनी होंगी। एक तो उस हाउस में किस प्लेनेट की दृष्टि है, और उस हाउस के मालिक और उस हाउस के कारक की स्थिति क्या है, कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करेगा। ये ठीक है जी। थैंक यू। मेरे एक क्वेश्चन था सर। जी। ये अभी आपने जो काफी सारे ग्रहों के बारे में बताया कि चंद्रमा, परिवार, घर, प्रॉपर्टी या नेगेटिव जो भी डिफरेंट ग्रह के बारे में, सर उसका हमको कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ राइट अप होगा हमारे पास में, सो अच्छा, दैट ये वी कैन? हाउस किस हाउस से, मतलब कौन सा हाउस किस चीजों का कारक होता है, ये चीज। नहीं नहीं सर, किससे क्या होता है? जैसे बुध जो है व्यापार, आपने बताया था छठवें घर में बुध ओनर है। हम्म। हम्म। छठवें घर का व्यापार से पैसे कैसे निकालना है, क्या करना है, जो अभी जो अपने स्टेटमेंट्स दिए थे,
उसके रिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू ग्रह, हम्म। वो कंटेंट्स इनको मिल सकता है कि क्या नहीं, क्या चीजें हो सकती कंटेंट हैं? जो मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये जरूर मिल जाएगा कि बुध इस घर का कारक है, इस घर का मालिक है, वो स्लाइड में आपको भेज दूंगा। ओके ओके ओके। हाँ, वो भेज दूंगा मैं। वो तो है हम्म। पूरा कोर्स कंटेंट। लेकिन ओके अब सेम इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से तो वो तो जो चीज आता है मेरे वो बोलता रहता हूँ। तो ओके। वो फिर तो चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपीरियंस के साथ ही सारा कुछ लर्न होगा कि कौन क्या क्या कर रहा है। ऑब्वियसली, बिल्कुल। आप जो है ना देखिए, वो प्रैक्टिस से आता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास में, जैसे मैं कोई कुंडली मेरे पास में आती है, मैं जैसे ही वो उस कुंडली की पिक्चर मेरे सामने आती है ना, मैं मुझे 1 मिनट लगता है ये समझने में कि इसको किस हिस्से में प्रॉब्लम है। 1 मिनट में मैं ठीक है, पूरी उसकी कुंडली पढ़ लेता हूँ कि ये किस लिए मेरे पास में आया है और इसकी जीवन कैसा चल रहा होगा। तो क्योंकि वो आपको तभी एक्सपीरियंस हो आएगा, गया है। वो तभी आएगा जब आपको ग्रामर के सारे रूल याद होंगे। प्लैनेट अपने आप आपसे बोलने लगेगा उस भाव में उछल के कि मैं यहाँ पर कैसा हूँ, क्या दे रहा हूँ इस ठीक है। आदमी को। है ना, तो वो प्रैक्टिस से होगा। अभी तो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स आप पढ़ेंगे। तो जितना भी आपने कराया इसको मेमोराइज करने का क्या क्या वे है? यही आप वीडियो एक बार सुन सकते हैं, अपने नोट्स आप खुद बना सकते हैं, और चीजें ढूंढ ढूंढ के पढ़ सकते हैं। कोई अंत नहीं है ज्योतिष का, आप जितना ढूंढ के पढ़ना चाहें आप पढ़िए। जैसे ये मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, और आपको एक सार समझ में आ गया मैं किस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने आप हम्म। भी पढ़ सकते हैं, लाल किताब बुक मंगा सकते हैं, लाल किताब बुक से आप पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए। हर बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन करिए। देखिए, ये जो प्लैनेट्स के जो कारक तत्व मैंने जो 4-5 मैंने बताए हैं, ये बहुत बड़ी मैंने कोई तीर नहीं मार लिया है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया है। एक प्लैनेट के सौ सौ चीजों को देने की क्षमता होती है, 100 चीजों का मालिक होता है, कारक होता है। आप सही है। और भी बुक खरीदिए एस्ट्रोलॉजी की, जैसे बृहद पराशर होराशास्त्र है, एक प्लैनेट को बहुत चीजों से डिफाइन किया गया है। ठीक है, बृहद कौन जैसे सी बुक बताई आपने? बुध, अभी मैंने बोला व्यापार का कारक है। बुध जो है ना, हमारी बॉडी की जितनी नसें हैं उनका भी कारक है। बुध हमारे दांतों का भी कारक है। बुध हमारा दिमाग है, बुद्धि है। बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में कैसे संबंध रहेंगे, वो है। और इनके प्लैनेट्स के संबंध भी बहुत होते हैं। अभी तो पहली क्लास है हमारी, हम सारे रूल्स आपको बताएंगे कि कौन से प्लैनेट किस स्थिति में यहाँ पर अच्छा होगा, क्या क्या रूल्स हैं उस प्लैनेट को जज करने के, कि यहाँ पर ये अच्छी स्थिति में बैठा है, खराब स्थिति में बैठा है, वो सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है जी। और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो चल रहा हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज सिर्फ इतना ही करेंगे। है ना, इसका रिवीजन करिएगा अच्छे से। हमको याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में कि 10th हाउस का मालिक और कारक कौन है, या ये प्लैनेट किन हाउसेस को रूल करता है, किन हाउस का कारक है, ये हमको याद होना चाहिए। तभी मजा आएगा आगे क्लास में। फिर इन हाउसेस में और भी प्लैनेट की अच्छी मतलब इन्फ्लुएंस होता है और भी प्लैनेट का, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है? अभी कोई किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो इन टॉपिक से रिलेटेड, वो पूछ सकता है, या कुछ कुछ भी मतलब दिमाग में चल रहा हो, आगे का कोई चीज मत पूछिएगा, ज्योतिष के बारे में या अभी इस टॉपिक के बारे में कुछ भी चल रहा हो दिमाग में तो पूछ सकते। इस तरह मेरे ख्याल से जैसे आप बड़ी वीडियो इजी। देख, वीडियो देख के सर एक बार नोट्स बना के, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट का स्लॉट हम ये रखें कि पास्ट क्लास में क्या नोट्स किया आप हमने। लोग जरूर बनाइए अपनी लैंग्वेज में। नोट्स, जो व्यक्ति जितना अच्छा लिखता है ना, उसका केतु अच्छा होता है। और केतु जो है ना, वो ज्योतिष का कारक होता है। केतु के अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए आपको, ठीक है, तो रिसर्च से जुड़ जाइए। है ना, बहुत किसी न किसी डीप चीजों से जुड़ जाइए आप। है ना, और केतु अगर सप्तम भाव में केतु बैठा है, व्यापार भाव में केतु बैठा है, आप ज्योतिष प्रोफेशन को बना लीजिए। सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है केतु आपको। राहु 1st हाउस, केतु 7th हाउस।
ज्योतिष को अपना लीजिए एज ए बिजनेस। ठीक है, तो व्हाट अबाउट 11 सर? नोट्स जरूर बनाइए, जो भी है, जो भी वीडियो हम देख रहे हैं, उससे क्या होगा, आप खुद प्रैक्टिस में आ जाएंगे, याद रहेगा आपको। सर केतु 11। अरे वो बात की बात है, केतु 11 अभी सब पढ़ेंगे, हर प्लेनेट का हर हाउस में रिजल्ट पढ़ेंगे। केतु 11 होता है ना, वो व्यक्ति की मानसिक शांति उड़ा देता है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास राइट कब जी, होगी थैंक यू सर? जी। नेक्स्ट थर्स डे, एक दिन बाद। ठीक, हाँ ठीक जी, मत पर हाँ जी, पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर आज क्लास 6 बजे हो गई थी। हाँ, अब 6 बजे हुआ करेगी क्लास। वो मेरे दिमाग से स्किप कर दिया, मैं 7 बजे के बाद, चलो आज वीडियो सुन लूंगा मैं आज की। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, ओके। सर वो क्लास थोड़ा सा लेट कर ले, बिकॉज ऑफिस एंड आवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कंसिडर यदि कहीं हम कर सकते हैं एज अ ग्रुप, तो इट विल बी बेटर। नहीं नहीं, लेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो पहले से डिसाइड किया गया था। तो आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो आपको मिलेगा ही हर क्लास का। क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हैं लास्ट में, जैसे प्रीवियस क्लास का अगर कोई चीज नहीं समझ में आती, इसीलिए लास्ट का आधा घंटा हमने पूरा डिस्कशन पर रखा है। जैसे जैसे हमारे टॉपिक रहेंगे, पीछे क्लासेस के क्वेश्चन आप लोग रखिएगा, साथ साथ अगर आप पूछते चलोगे ना तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब सर ये जैसे आधा घंटे वाला पूरी ग्रामर आधा पढ़ा घंटे दी, वाला और सर ये किसी ने आधा घंटे वाला सेक्शन। लास्ट में जाके पहला दिन का क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया कि सर फर्स्ट हाउस का कारक क्या था, उससे संबंधित चीजें अगर उसको नहीं आ रही हैं, तो फिर जो है ना, फिर मेमोराइज करने में प्रॉब्लम रहती है। मतलब शुरू के ही सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए, जितने क्लियर होते जाएंगे उतने हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे कुंडली पे। ठीक है सर। ये आप वीडियो कब तक अपलोड कर देंगे? कल तक मिल जाएगा आपको, हो सकता है आज ही रात में मिल जाए, देखते हैं। ठीक है। राइट जी। राइट जी।